अब एक्सपोनेंट एंड पावर में सबसे पहले जान लीजिए ये होता क्या है। तो हम लोग एक टर्म लिखते हैं पहले। इस टर्म को कैसे रीड किया जाता है? इस टर्म को रीड किया जाता है 6 रेज टू द पावर 2, 6 रेज टू द पावर 2। इसको रेज इस तरह से रीड किया जाएगा कि ये हमारा 6 है और ये 2 है, तो इसको रीड करते हैं 6 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 6 और 2 है क्या। तो इसमें हमको ये जो 6 है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो 2 है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। 6 हो गया बेस और 2 हो गया एक्सपोनेंट, और इस पूरे को एक साथ कलेक्टिवली बोला जाता है पावर। क्या बोला गया? पावर। अब जैसे हम लोग कोई दूसरा टर्म लिखते हैं 7 रेज टू द पावर 3, तो यहाँ पे 3 हो गया एक्सपोनेंट, 7 हो गया बेस, और ये पूरा 7 और 3 मिल करके बन गया पावर। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग लिखे 6 रेज टू द पावर 2, इसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है, एक्सपेंडेबल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो जैसे 6 रेज टू द पावर 2 है, इसका मतलब होता है कि 6 जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 6 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, यानी कि 6 आपस में 6 और 6 आपस में क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। जैसे यहाँ पे था 7 रेज टू द पावर 3, तो इसका मतलब हुआ कि 7 जो है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अगर हम लोग लिखे 2 रेज टू द पावर 5, तो इसका मतलब हुआ 2 जो है वो 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखे 2 रेज टू द पावर 4, तो 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब 2 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ? तो 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर 2 रेज टू द पावर 4 लिखे तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किए तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो इसका वैल्यू आएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16। इसका वैल्यू कितना आ गया? 2 रेज टू द पावर 4 का एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ गया? 16। अगर यहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, 3 रेज टू द पावर 4 लिखते हैं, तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इसका वैल्यू 3 3 या 9, 9 3 या 27 और 23 3 या 81। ठीक है, इसमें तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं 3 रेज टू द पावर 4 था या 2 रेज टू द पावर 4 था, ये सारे में जो एक्सपोनेंट था वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव में था। लेकिन अब अगर एक्सपोनेंट निगेटिव में आ जाए तो क्या डिफरेंस होता है? तो देखते हैं। अगर हम देखें 2 रेज टू द पावर -4 हो गया, तो इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? 2 रेज टू द पावर 4 को तो 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देते थे,
आसानी के साथ एक्सप्रेस हो जाता था। लेकिन अगर 2 रेज टू द पावर -4 है तो इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए? तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लिखते हैं 1/2 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, अगर 2 रेज टू द पावर -4 है यानी कि एक्सपोनेंट माइनस में है तो उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे ही रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में चेंज कर जाता है, यानी कि 2 रेज टू द पावर -4 था, इसका रेसिप्रोकल लिए तो रेसिप्रोकल लेने के बाद एक्सपोनेंट किस में चेंज कर गया? पॉजिटिव में चेंज कर गया। तो अब इसको हम लोग एक्सप्रेस आगे कैसे करेंगे? तो चूंकि 2 का पावर 4 है, एक्सपोनेंट 4 है, तो इसीलिए इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 1/16। ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखने का कोशिश करें, 3 रेज टू द पावर -3 है तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, 1/3 रेज टू द पावर 3। ऑटोमेटिकली जो पावर था वो माइनस में माइनस से पॉजिटिव में चेंज कर गया, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? चूंकि पावर 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 1/27। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का लॉ क्या क्या है? तो पहले हम फर्स्ट लॉ लिख लेते हैं, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ध्यान देने पे पता चलता होगा कि जो दो टर्म लिखा गया है a रेज टू द पावर m और a रेज टू द पावर n, इस दोनों में जो बेस है वो बेस सेम है। दोनों का बेस कितना है? a है। लेकिन दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट अलग अलग है, एक का एक्सपोनेंट m और एक का एक्सपोनेंट n, और दोनों टर्म आपस में कैसा है? तो मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो अगर इस तरह का कोई भी टर्म आता है जहां पे बेस सेम हो, जैसे a रेज टू द पावर m और a रेज टू द पावर n, दोनों का बेस सेम और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इस कंडीशन में हमारा जो एक्सपोनेंट है वो आपस में ऐड कर जाएगा, a रेज टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल लिए 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो बेस है, ये दोनों बेस कितना है? 2, और आपस में दोनों क्या चीज में जुड़ा हुआ? मल्टीप्लाई में, यानी कि बेस सेम है और आपस में दोनों टर्म किस तरह जुड़ा हुआ, किस तरह कनेक्टेड है? तो मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में हमारा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2, यानी कि दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या कर जाएगा? ऐड कर जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर 5। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो 2 रेज टू द पावर 5 का वैल्यू कितना आ गया? 32। ठीक है, ये तो था मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखने का कोशिश करें, जैसे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, ये सेकेंड एग्जाम्पल है।
तो अगर सेकेंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे भी सारा जो बेस है वो बेस सेम है और सारे के सारे बेस आपस में मल्टीप्लाई के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में जो एक्सपोनेंट है वो सारे के सारे एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 6 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इसका आंसर आ जाता है 64। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो दूसरा लॉ है वो दूसरा लॉ है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। पहले देख रहे थे कि मेरा बेस सेम था और आपस में दोनों किस तरह कनेक्टेड थे, तो मल्टीप्लाई के थ्रू कनेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पे बेस सेम है लेकिन दोनों कनेक्टेड कैसे हैं, तो डिवाइड से कनेक्टेड है। अगर इस तरह का होगा तो उस कंडीशन में जो एक्सपोनेंट होता है वो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर जाएगा एक दूसरे के साथ, यानी कि बेस सेम तो एक्सपोनेंट आपस में माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक मेरे पास 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 2। बेस सेम है, दोनों का बेस कितना 5 और आपस में दोनों कनेक्टेड कैसे, तो डिवाइड से। तो उस कंडीशन में 5 रेज टू द पावर दोनों एक्सपोनेंट जो है 4 और 2 आपस में सब्सट्रैक्ट कर जाएंगे। तो 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 यानी कि 5 एक्सपोनेंट कितना हो गया 4 माइनस 2 यानी कि 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 जो कि किसके इक्वल हो गया 25 के। एक और एग्जांपल देखने का कोशिश करते हैं। 2 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4। यहाँ भी बेस सेम है और आपस में कनेक्टेड कैसे है, तो डिवाइड से। तो इस कंडीशन में भी जो एक्सपोनेंट है 7 और 4 आपस में क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो 2 रेज टू द पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ को ध्यान से देखिएगा। a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो दो पावर है, एक पावर m और दूसरा पावर n। जैसे हम लिखते हैं 5 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे एक पावर तो 2 है और दूसरा पावर कितना है 3 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में बेस एक ही है और पावर 2 है। तो उस कंडीशन में पावर जो होता है आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है, a रेज टू द पावर m इंटू n। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, ये दोनों जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट आपस में क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 तो हो गया कितना 2 रेज टू द पावर 6 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 32 जा 64। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 3 रेज टू द पावर 2
और एक और एक्सपोनेंट 2, यानी कि 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2, दो एक्सपोनेंट आ गया 2 एंड 2। तो इस कंडीशन में दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 तो कितना हो गया, 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 81। ठीक है, यहाँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक और लॉ है, ये जो बता रहे थे ये एक लॉ था। अब एक और लॉ बताते हैं आपको। ये जो लॉ है इसमें बोला जाता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसका एक्सपोनेंट 0 है, नंबर कोई सा भी हो और एक्सपोनेंट कितना है, 0 है, तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 1। मैटर नहीं करता, ये फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर क्या है। जैसे हम नंबर लिए 100 रेज टू द पावर 0 या 10,000 रेज टू द पावर 0, इस दोनों का जो आंसर आएगा, ये दोनों का आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि डिजिट या नंबर कोई भी हो, अगर एक्सपोनेंट उसका 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। अब नेक्स्ट लॉ पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट लॉ है उसको देखिए। नेक्स्ट लॉ बोलता है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जो दो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट दोनों का सेम है m एंड m, लेकिन जो दोनों का बेस है वो बेस डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो जो दोनों बेस है वो दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा और एक्सपोनेंट कितना रह जाएगा, m रह जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2। यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो अलग अलग बेस है, एक बेस 2 और एक बेस 3, लेकिन दोनों का जो एक्सपोनेंट है, दोनों का एक्सपोनेंट 2 ही है, दोनों के एक्सपोनेंट में कोई चेंज नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एक्सपोनेंट कितना है, 2, तो 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, तो 2 3 या 6 रेज टू द पावर 2, यानी कि 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिख दिया गया 4 इंटू 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, चूंकि बेस अलग अलग है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 4, और एक्सपोनेंट दोनों का सेम है तो एक्सपोनेंट कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 2, तो 4 2 जा 8 और 8 रेज टू द पावर 2, यानी कि 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। ठीक है, यहाँ पे तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिख दिया गया 1 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। अब फिर से यहाँ पे दोनों का एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है, तो इसको लिखेंगे हम 1 इंटू 2, बेस आपस में मल्टीप्लाई और रेज टू द पावर 4, यानी कि 1 इंटू 2 2 रेज टू द पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। अब देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है
वो अगला टॉपिक है यूज ऑफ एक्सपोनेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी एक्सपोनेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसी नंबर को लिखते हैं जो नंबर या तो बहुत बड़ा हो, बहुत लार्ज नंबर हो, या फिर बहुत छोटा नंबर हो। जैसे हम एक नंबर लिखते हैं 2 0 0 0 0 0। अब अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता है तो जो 2 था 2 इंटू ये जो है इसको हम लिखेंगे कितने ज़ीरो है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपोनेंट 5, यानी कि 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिख दिया गया 3 1 2 3 4 5 6, कितना ज़ीरो डाल दिए यहाँ पे 3 के बाद 0 पड़ा 6, तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करने का कोशिश करें तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 1, और कितने ज़ीरो थे 6 ज़ीरो, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब 6 क्यों हुआ एक्सपोनेंट में, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो कितने थे 6 ज़ीरो थे, तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। ये तो हो गया। अब अगर थोड़ा सा नंबर डिफरेंट हो जाता है, नंबर डिफरेंट होने का मतलब जैसे लिख दिया गया 1 2 1, कुछ इस तरह का नंबर लिख दिया गया। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर में हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे। फर्स्ट डिजिट कितना है 1 है, तो फर्स्ट डिजिट के बाद हमेशा क्या डालेंगे हम पॉइंट, और बाकी नंबर को जो बाकी डिजिट है एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके जितने भी डिजिट है उन सारे डिजिट को लिख देंगे। तो 2 और 1 है। अब डालेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 10। अब इसका एक्सपोनेंट कितना डालेंगे, तो पॉइंट पड़ा था कहाँ पे इस जगह पे। अब यहाँ से जो लास्ट तक का सारे डिजिट है उस पर कितने डिजिट आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 6, तो 1.21 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 3 0 0 0 0 एंड 0, ये नंबर ले लिया गया। तो पॉइंट हमेशा कहाँ पे पड़ेगा, तो फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कितना है 2, तो 2 के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो 2 पॉइंट, जितने भी बाकी डिजिट है इस जीरो को छोड़ करके, तो बाकी डिजिट कितना है 4 3 और 6, इसको लिख लेंगे हम मल्टीप्लाई 10। अब इसका एक्सपोनेंट में कौन सा नंबर डाला जाएगा, तो पॉइंट कहाँ पे पड़ा था इस जगह पे, तो इस जगह से लास्ट तक में कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने डिजिट हो गए 8, तो 10 रेज टू द पावर 8। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी हम लोग देख रहे थे कि बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाए। जैसे हम लोग के पास कोई नंबर था 42100,
तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते थे, 4 फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट और जो 2 और 1 था उसको लिख लेते थे इंटू 10 रेज टू द पावर कितना होता था, पॉइंट चूंकि यहाँ पे पड़ा है तो इसके बाद कितने डिजिट हैं, 4, तो 10 रेज टू द पावर 4। ये तो था बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। लेकिन अगर नंबर छोटा हो, जैसे 0.000003, इस तरह का नंबर आ गया। अभी तक हम लोग लिख रहे थे बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये बड़ा नंबर था, इस बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे थे। लेकिन अगर नंबर छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए नंबर, तो उस छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए लिखते हैं यहाँ पे जो मेरा नंबर है एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा कौन सा नंबर है, तो 3 इंटू 10। अब यहाँ पे देखना है पावर, यानी कि 10 का जो एक्सपोनेंट होगा वो एक्सपोनेंट क्या डालेंगे, तो पॉइंट यहाँ पे था। अब यहाँ से लास्ट डिजिट तक में जो हम लोग आ रहे हैं, तो इतने दूर में कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 10 रेज टू द पावर 6, लेकिन निगेटिव में, यानी कि 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। एक और एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 0.0004 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 4 को पहले लिख लिए, इंटू 10 रेज टू द पावर। अब पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट हम क्या लिखेंगे, तो कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4, तो 10 रेज टू द पावर -4। थोड़ा सा डिफरेंस है, बड़े नंबर में जो एक्सपोनेंट होता था वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव में, और छोटे नंबर में जो एक्सपोनेंट होता है वो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है। ये डिफरेंस हो जाता है। अब इसके अलावा अगर थोड़ा सा दूसरे टाइप का नंबर लिखे, दूसरे टाइप का नंबर यानी कि 0.000234 लिख दिया गया। अब इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कोशिश करें तो किस तरह से लिख सकते हैं, तो पहले जो 234 है एक्सेप्ट 0, ये 0 वाले नंबर को छोड़ करके जो 234 है, इस 234 को पहले हम लिख लेंगे 2 3 एंड 4। पॉइंट हमेशा डालेंगे, बताए थे, फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी कि पॉइंट कहाँ पड़ गया, यहाँ पे। तो इस जगह से लेकर के जो पुराना वाला पॉइंट था, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में कितने डिजिट आते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे था, दूसरा पॉइंट डाले हम 2 के बाद, तो 2 से लेकर के इस पॉइंट तक में कितने डिजिट आते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इंटू 10 रेज टू द पावर -5। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखे 0.00004315। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट्स हैं 4315 जो नंबर है उसको लिख लेंगे 4 3 1 एंड 5। पॉइंट कहाँ पड़ेगा, तो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट पड़ेगा। अब 10 रेज टू द पावर, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होगा, तो पॉइंट कहाँ पे पड़ा है, तो जो नया पॉइंट पड़ा है वो नया पॉइंट पड़ा है 4 पे, और पुराना पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे। तो इस जगह से लेकर के यहाँ तक के बीच में कितने डिजिट आते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो उस कंडीशन में 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 6। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर बड़े डिजिट के लिए लार्ज नंबर के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो लार्ज नंबर का जो एक्सपोनेंट आता था वो पॉजिटिव आता था, और जो स्मॉल नंबर होते हैं उनके जो एक्सपोनेंट आते हैं वो नेगेटिव आते हैं।